आमतौर पर जब किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है ना, तो वहाँ एक तरह की बहुत स्पष्टता होती है। बिल्कुल। मतलब बिल्कुल किसी इंजीनियरिंग या गणित की तरह। जैसे अगर किसी इंसान की हड्डी टूट गई है तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन बिल्कुल साफ दिख जाती है और डॉक्टर उंगली रखकर बता देता है कि हाँ भाई, यहाँ समस्या है और इसे ऐसे जोड़ा जाएगा। एकदम सही बात है। ये पूरी तरह से बाइनरी स्थिति होती है, टूटा है या नहीं टूटा है। और ये जो स्पष्टता है ना, ये इंसानी स्वभाव को बहुत सुकून देती है। हमें वो चीजें पसंद आती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकें। हाँ, जिन्हें किसी निश्चित खांचे में फिट किया जा सके। लेकिन जब बात सफलता, असफलता, तनाव या हमारी तथाकथित किस्मत की आती है, तो अचानक से वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल, तब हम ये सोचने लगते हैं कि कोई इंसान अपनी जिंदगी में इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रहा है, जबकि कोई दूसरा अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा है। तब हम अक्सर अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं या जेनेटिक्स को बीच में ले आते हैं। और फिर पूरी तस्वीर बहुत ही धुंधली हो जाती है। और इसी धुंधलेपन की वजह से लोग अक्सर हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि सफलता कुछ रहस्यमयी तारों या ग्रहों के अलाइनमेंट का खेल है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, और यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य विषय है। आज हम जो स्रोत लेकर आए हैं, खासकर डॉक्टर श्वेता अडाटिया और राज शामानी के बीच हुए उस इंटरव्यू के जो स्रोत हैं, वो इस पूरी रहस्यमयी धुंध को हटा देते हैं। हाँ, उनका न्यूरोलॉजिकल विश्लेषण बहुत ही शानदार है। तो इन स्रोतों को डिकोड करने का हमारा मिशन ये समझना है कि सफलता या असफलता कोई सितारों में लिखी हुई बात नहीं है। ये पूरी तरह से हमारे दिमाग और विशेष रूप से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की ट्रेनिंग का खेल है। बिल्कुल। तो जो लोग जानकारी के ओवरलोड से बचना चाहते हैं या ये समझना चाहते हैं कि इंसानी दिमाग बार बार आलस या भावनाओं का शिकार क्यों हो जाता है, उनके लिए ये चर्चा एक सीधा शॉर्टकट होने वाली है। तो चलिए इस विज्ञान को गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस एक गलती से जो हम में से ज्यादातर लोग हर सुबह उठते ही करते हैं। सुबह की शुरुआत ये यकीनन पूरे दिन का न्यूरोलॉजिकल टोन सेट करती है। अगर सुबह की नींद भी गलत पड़ गई ना, तो पूरा दिन उस डैमेज को कंट्रोल करने में ही निकल जाता है। सही बात है। होता यह है कि एक तेज अलार्म बजता है, इंसान झटके से चौंक कर उठता है और अपनी आंखें मलते हुए सीधा फोन की स्क्रीन चेक करने लगता है। कोई ईमेल या सोशल मीडिया। स्रोत में से एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल क्रैश बताया गया है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसे समझने के लिए हमें दिमाग की तरंगों यानी ब्रेन वेव्स को समझना होगा। इंसानी दिमाग मुख्य रूप से 4 तरंगों में काम करता है: डेल्टा, थीटा, अल्फा और बीटा। अच्छा, तो ये डेल्टा वेव क्या है? जब कोई इंसान गहरी नींद में होता है ना, तब उसका दिमाग डेल्टा वेव में होता है। ये सबसे धीमी और शांत अवस्था है। फिर जब हम सपने देख रहे होते हैं या उठने और सोने के बीच की जो हल्की अवस्था होती है, तब दिमाग थीटा वेव्स में होता है। मतलब वो रचनात्मकता और अवचेतन की अवस्था है। बिल्कुल। इसके बाद आती है अल्फा वेव, जो शांति और वर्तमान में रहने की स्थिति है। और सबसे अंत में है बीटा वेव, जब इंसान पूरी तरह से सक्रिय होता है या तनाव में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई इंसान अलार्म बजते ही झटके से उठता है और फोन में ऑफिस का ईमेल देखता है, तो वो इन तरंगों की प्राकृतिक सीढ़ी को तोड़ रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। वो अपने दिमाग को डेल्टा यानी गहरी नींद से सीधा खींचकर बीटा यानी हाई अलर्ट मोड में डाल देता है। बीच की जो थीटा और अल्फा की अहम अवस्थाएं हैं, उन्हें पूरी तरह से बाईपास कर दिया जाता है। ये तो ऐसा है जैसे किसी कार को न्यूट्रल गियर से सीधे 5वीं गियर में डालकर दौड़ाने की कोशिश की जाए। हाँ, और ऐसे में इंजन पर भयानक दबाव पड़ेगा, गियरबॉक्स टूट सकता है। और फिर हम शिकायत करते हैं कि दोपहर 2 बजे तक हमें इतनी थकान क्यों महसूस होने लगती है। ये कार वाली एनालॉजी एकदम सटीक है। जब दिमाग सीधा बीटा मोड में जाता है, तो शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन तुरंत रिलीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता होगा। बिल्कुल। हार्ट रेट तेज हो जाता है। दिन की शुरुआत ही तनाव के साथ होती है, जबकि न्यूरोसाइंस कहता है कि सुबह उठने का एक प्राकृतिक तरीका है जो हमारे सुप्राचिasmatic न्यूक्लियस से जुड़ा है। रुकिए, ये सुप्राचिasmatic न्यूक्लियस क्या काम करता है? नाम तो बहुत भारी है। ये हमारे दिमाग के हाइपोथैलेमस में मौजूद एक छोटा सा हिस्सा है जो शरीर की बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करता है। पुराने जमाने में लोग सुबह उठकर सूरज को अर्घ्य देते थे ना। हाँ, बिल्कुल देते थे। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान था। जब सुबह की प्राकृतिक धूप इंसान की आंखों पर पड़ती है, तो ये सीधे इस न्यूक्लियस को एक्टिवेट करती है।
ये शरीर को सिग्नल देता है कि मेलेटोनिन यानी नींद का हार्मोन अब बंद करो और ऊर्जा को बढ़ाओ। तो अगर फोन देखने की आदत को छोड़ना है तो एक सफल इंसान अपनी सुबह कैसे डिजाइन करता है? स्रोत में मूवर्स यानी MOVERS रूटीन का जिक्र है। मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ इस लिस्ट को ना पढ़ें बल्कि विज्ञान को समझें। बिल्कुल, मूवर्स एक बहुत ही प्रभावी ढांचा है। M से मेडिटेशन यानी ध्यान, जो दिमाग को अल्फा वेव मिलाता है। O से ऑक्सीजनेशन यानी गहरी सांसें लेना, जो नर्वस सिस्टम को शांत करता है। और V से विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना। हाँ, E से एक्सरसाइज, जिससे डोपामाइन रिलीज होता है। R से रीडिंग और S से स्क्राइबिंग यानी लिखना। ये जो विजुअलाइजेशन वाला हिस्सा है ना, ये मुझे बहुत हैरान करता है। क्या सिर्फ बैठकर ये कल्पना करने से कि मेरा दिन अच्छा जाएगा, सच में शरीर में कुछ बायोलॉजिकल बदलाव आते हैं? ये सुनने में किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात लग सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से हार्डकोर न्यूरोसाइंस है। हमारा दिमाग असली घटना और बहुत गहराई से की गई कल्पना के बीच का अंतर समझ ही नहीं पाता। अरे वाह! हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टडीज का प्रमाण है। शोधकर्ताओं ने लोगों के 2 समूह बनाए। एक समूह को अपनी छोटी उंगली की शारीरिक कसरत करने को कहा गया और दूसरे समूह को केवल अपनी जगह पर बैठकर ये कल्पना करने को कहा गया कि उनकी उंगली मजबूत हो रही है। तो क्या सिर्फ सोचने से उनके शरीर में बदलाव आया? जी हाँ, कुछ हफ्तों बाद जब परिणाम मापे गए तो शारीरिक कसरत करने वालों की उंगली की ताकत तो बड़ी ही थी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि केवल कल्पना करने वालों की उंगली की ताकत भी लगभग उतनी ही बढ़ गई थी। ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल, उनके दिमाग के मोटर कॉर्टेक्स ने उन मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए वैसे ही सिग्नल भेजे जैसे असल कसरत के दौरान भेजे जाते हैं। पियानो बजाने वालों पर भी एक स्टडी हुई थी जिसमें सिर्फ कल्पना करने वालों के ब्रेन सेल्स भी विकसित हुए थे। तो जब कोई पीक परफॉर्मर सुबह उठकर अपने सफल दिन का विजुअलाइजेशन करता है तो वो असल में अपने दिमाग के सर्किट्स को सफलता के लिए तैयार कर रहा है। एकदम सही। वो भविष्य के तनाव को खत्म कर रहा है क्योंकि उसके दिमाग के लिए वो काम पहले ही सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। हाँ, और इसीलिए मूवर्स रूटीन में स्क्राइबिंग यानी लिखने को रखा गया है। जब हम अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं तो हम दिमाग का कॉग्निटिव लोड कम कर रहे होते हैं। दिमाग का काम विचारों को पैदा करना है, उन्हें स्टोर करके रखना नहीं। चलिए, ये तो बात हो गई कि हमने सुबह अपनी कार को सही गियर में डाल लिया, लेकिन फिर असल जिंदगी शुरू होती है। ऑफिस की राजनीति होती है या कोई ट्रैफिक में गलत तरीके से गाड़ी चला के आगे निकल जाता है। हाँ, और बस वो सुबह की सारी शांति गायब हो जाती है। वही तो, लोग दिन भर में अचानक गुस्से या गहरे तनाव का शिकार क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग के एनाटॉमी में छिपा है। विकासवाद के दौरान इंसानी दिमाग एक साथ नहीं बना, बल्कि ये 3 अलग-अलग स्तरों में विकसित हुआ। सबसे नीचे है ब्रेनस्टेम, जो दिल का धड़कना या सांस लेना संभालता है। इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा। इसके ठीक ऊपर आता है लिम्बिक सिस्टम, जिसे रेप्टिलियन ब्रेन भी कहते हैं। रेप्टिलियन ब्रेन मतलब ये जानवरों वाले इंस्टिंक्ट का हिस्सा है? बिल्कुल, ये हमारी भावनाओं, डर और लड़ो या भागो मोड का केंद्र है। जब आदि मानव जंगल में रहता था तो ये लिम्बिक सिस्टम ही उसे शेर से बचाता था। और अंत में सबसे ऊपर आता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे माथे के ठीक पीछे होता है, जहां लॉजिक और कंट्रोल होता है ना? हाँ, ये लॉजिक, तर्क और सही गलत की पहचान का केंद्र है। तो अगर हमारे पास लॉजिक का इतना बड़ा हिस्सा है तो हम ट्रैफिक में किसी अजनबी पर चिल्लाते क्यों हैं? यही तो विरोधाभास है। इंसानों के पास चूहों के 7% और चिंपैंजी के 11% के मुकाबले 40% प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। प्रकृति ने हमें सोचने समझने की इतनी बड़ी मशीन दी है। लेकिन फिर भी शोध बताते हैं कि इंसान 80% समय अपने लिम्बिक सिस्टम यानी भावनाओं का गुलाम रहता है। इसमें एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे अमिगडाला कहते हैं। ये दिमाग का सिक्योरिटी गार्ड है, या कहें कि एक स्मोक डिटेक्टर है। और ये स्मोक डिटेक्टर असली आग और टोस्टर के धुएं में फर्क नहीं कर पाता है ना? बहुत सटीक उदाहरण। अमिगडाला को ये नहीं पता कि सामने कोई खूंखार जानवर खड़ा है या सिर्फ बॉस का एक गुस्से वाला ईमेल आया है। जैसे ही इसे खतरा महसूस होता है, ये लॉजिक को बाईपास कर देता है और अलार्म बजा देता है। मतलब सारा कंट्रोल भावनाओं के पास चला जाता है। हाँ, इसे न्यूरोसाइंस में अमिगडाला हाईजैक कहते हैं।
और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस हाईजैक को चरम पर पहुंचने में केवल 13 सेकंड का समय लगता है। सिर्फ 13 सेकंड? मतलब जब कोई बुरी खबर मिलती है या कोई हम पर चिल्लाता है तो वो 13 सेकंड तय करते हैं कि इंसान स्थिति को संभालेगा या अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। बिल्कुल। स्रोत में दुबई में फरारी क्रैश वाली एक कहानी है जो इसे बहुत अच्छी तरह समझाती है। एक लड़का दुबई की सड़कों पर अपने चाचा को फरारी में घुमा रहा था, बहुत तेज रफ्तार में। अचानक कार बेकाबू हो जाती है और एक खंभे से टकराकर रुक जाती है। हाँ, बहुत भयानक स्थिति रही होगी। हाँ, लड़का पूरी तरह से पैनिक में आ जाता है, चीखने लगता है कि फरारी टूट गई। लेकिन चाचा आराम से बैठे रहते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं तो काफी देर से सोच ही रहा था कि इतनी तेज रफ्तार भी रुकेगी कैसे, चलो अच्छा हुआ ऐसी रुक गई। अरे वाह, क्या कमाल का रिएक्शन है। कार का ब्रेक फेल होने पर एक्सीडेंट होता है, लेकिन सफल लोग अपने अंदर के ब्रेक यानी अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का इस्तेमाल करते हैं। यह सच है। जीवन में बाहरी ब्रेक तो फेल होंगे ही, आर्थिक नुकसान होगा, रिश्ते टूटेंगे, लेकिन अगर अंदर का ब्रेक मजबूत है तो उस 13 सेकंड के अमिगडाला हाईजैक को रोका जा सकता है, रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदला जा सकता है। तो अगर ये ब्रेक लगाना इतना ही जरूरी है और हमारे पास 40% लॉजिकल दिमाग है, तो फिर दुनिया प्रोकास्टिनेशन यानी चीजों को टालने की बीमारी से क्यों जूझ रही है? अगर अमिगडाला शांत है तो हम अपना काम क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हमारा दिमाग स्वभाव से बहुत आलसी है। विकासवाद के नजरिए से दिमाग का मुख्य काम ऊर्जा बचाना है ताकि जीवन पर असली खतरा आने पर उस ऊर्जा का इस्तेमाल हो सके। जटिल काम सोचने में कैलोरी खर्च होती हैं। तो दिमाग आसान रास्ता चुनता है। बिल्कुल। एक बड़े सर्वे के अनुसार 95% लोग चीजों को टालने की बात स्वीकार करते हैं। तो इस आलसी दिमाग को काम पर लगाने का तरीका क्या है? इसे तोड़ने का तरीका बहुत सरल है, 5 मिनट रूल। प्रोक्रेस्टिनेशन तोड़ने के लिए बस ये सोचना चाहिए कि ये काम केवल पहले 5 मिनट करना है। शुरुआत के 5 मिनट के बाद दिमाग खुद ब खुद उस मोमेंटम में ढल जाता है। अच्छा, ये तो काफी आसान लगता है। और वो जो 13 सेकंड का एमिगडाला हाईजैक था, उसे रोकने के लिए क्या करें? उसके लिए एंग्जाइटी आते ही 100 से उल्टी गिनती शुरू कर देनी चाहिए। 100, 99, 98। तो जब कोई 100 से उल्टी गिनती गिनता है तो असल में वो क्या कर रहा है? क्या ये सिर्फ ध्यान भटकाना है? नहीं, ये ध्यान भटकाना नहीं है, ये ऊर्जा की दिशा बदलना है। सीधी गिनती तो हम बिना सोचे भी गिन सकते हैं, लेकिन उल्टी गिनती गिनने के लिए लॉजिक लगाना पड़ता है। ओहो! जैसे ही इंसान उल्टी गिनती गिनता है, खून और ऊर्जा का बहाव भावनाओं से निकलकर प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स की तरफ चला जाता है। इसी तरह साइक्लिक ब्रीदिंग भी काम करती है, जो शरीर के नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करके तुरंत शांति का सिग्नल भेजती है। ये समझ में आता है। जब वो पैनिक बटन दबता है तो सिर्फ गुस्सा ही नहीं आता, बल्कि विचारों का एक सैलाब आ जाता है। स्रोत बताते हैं कि एक इंसान के दिमाग में दिन भर में लगभग 50 से 60 हजार विचार आते हैं। हाँ, ये एक बहुत विशाल संख्या है, लेकिन इसमें एक पैटर्न है। 22,000 लोगों पर की गई एक लंबी स्टडी से पता चला कि ये 50-60 हजार विचार रैंडम नहीं होते। ये मुख्य रूप से केवल 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमते हैं: हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, यानी स्वास्थ्य, पैसा और रिश्ते। इंसान सोचता है कि उसकी जिंदगी बहुत जटिल है, लेकिन असल में उसका पूरा अस्तित्व इन्हीं 3 चक्रों में उलझा हुआ है। बिल्कुल। और इन विचारों को ऊर्जा में बदलने के लिए क्रोनोटाइप को समझना जरूरी है। हमारे जेनेटिक्स तय करते हैं कि हमारे शरीर का ऊर्जा लेवल दिन के किस समय सबसे ज्यादा होगा। इसे 4 जानवरों के प्रकार में बांटा गया है। वो 4 प्रकार कौन से हैं? पहला है लायन यानी शेर, जो सुबह 5 से 8 बजे के बीच पीक ऊर्जा में होते हैं। दूसरा है बेर यानी भालू, जिनका दिन सुबह 8 बजे से शुरू होता है और 10-11 बजे तक उन्हें असली फोकस मिलता है। अच्छा। दुनिया की 50% से ज्यादा आबादी बेर है। तीसरा है वुल्फ यानी भेड़िया, जो दोपहर बाद या रात में सक्रिय रहते हैं। और डॉल्फिन, जिनका कोई फिक्स्ड स्लीप पैटर्न नहीं होता। तो अगर कोई बेर क्रोनोटाइप वाला व्यक्ति है और उसे सुबह 6 बजे कोई बहुत जटिल रिपोर्ट बनाने को दे दी जाए, तो उसका फेल होना लगभग तय है। बिल्कुल, क्योंकि उसका शरीर तैयार ही नहीं है। एकदम सही। अपनी प्राकृतिक ऊर्जा के पीक समय को पहचानना सबसे बड़ी जीत है। लेकिन मान लीजिए कि समय सही है, फिर भी वो 50,000 विचार फोकस नहीं करने दे रहे हैं, तब क्या किया जाए? स्रोत में कुछ इंस्टेंट न्यूरो हैक्स दिए गए, जैसे त्राटक, जिसमें एक मोमबत्ती की लौ को बिना पलक झपकाए देखा जाता है। इसका क्या विज्ञान है? त्राटक सीधा दिमाग की बीटा वेव्स को
एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। ये बाहरी भटकाव को रोक देता है। एक और हैक है ग्राउंडिंग। नंगे पैर घास या मिट्टी पर चलना। इससे क्या होता है? जैसे ही पैर धरती को छूते हैं, धरती के इलेक्ट्रॉन्स शरीर में प्रवेश करते हैं और दिमाग तुरंत अल्फा वेव्स यानी शांति की तरंगे पैदा करने लगता है। और एक है भ्रामरी तकनीक। जब कोई गहरी सांस लेकर भौरे की तरह की आवाज निकालता है तो क्या होता है? भ्रामरी तो एक मैजिकल हैक है। जब हमिंग की जाती है तो नाक के साइनस में एक गैस पैदा होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये गैस ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देती है, जिससे दिमाग में ऑक्सीजन का प्रवाह तेजी से बढ़ता है। अरे वाह! ये प्रक्रिया दिमाग को हाई बीटा से निकालकर सीधा गामा वेव में ले जाती है। गामा वेव यानी पीक परफॉर्मेंस। और एंजाइटी के लिए 4-7-8 ब्रीदिंग भी हार्ट रेट को कम कर देती है। अगर इसे एक रूपक में बांधा जाए ना, तो ये ऐसा है जैसे हमारा दिमाग एक रेडियो है। अगर मोजार्ट की कोई बहुत खूबसूरत सिम्फनी एक खराब रेडियो पर बज रही है, जहां आवाज कट कट कर आ रही है, तो गलती संगीत की नहीं है। बिल्कुल नहीं। गलती उस रेडियो की ट्यूनिंग की है। ये न्यूरोहैक्स, भ्रामरी, त्राटक, ये सब उस रेडियो की ट्यूनिंग को ठीक करने के तरीके हैं, ताकि फोकस का संगीत साफ सुनाई दे। यह बहुत ही सटीक रूपक है। और इस ट्यूनिंग को दिमाग में स्थायी बनाने के लिए न्यूरोसाइंस में हेबियन लॉ काम करता है। इसका सिद्धांत है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब हम जिस भी चीज पर ध्यान लगाते हैं, दिमाग के वो हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं। बिल्कुल। इसीलिए दिमाग को हमेशा तेज रखने के लिए न्यूरोबिक्स की सलाह दी जाती है, जैसे कभी उल्टे हाथ से ब्रश करना या मिरर राइटिंग करना। जब रूटीन को तोड़ा जाता है तो दिमाग को नए रास्ते बनाने पड़ते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। अब यहाँ से चर्चा को एक दूसरे पहलू की तरफ मोड़ते हैं। हमने देखा कि हमारे विचारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिश्तों का होता है। जब रिश्तों की बात आती है तो एक बहस है कि क्या पुरुषों और महिलाओं का दिमाग सच में अलग तरह से काम करता है, खासकर ब्रेकअप के मामले में। ये विज्ञान जगत का एक बहुत बड़ा मिथक रहा है। पहले लगता था कि दोनों के दिमाग में भारी अंतर होगा, लेकिन न्यूरोसाइंटिस्ट ने पाया है कि असल में दोनों के दिमाग लगभग यूनिसेक्स हैं। यूनिसेक्स मतलब हार्डवेयर के स्तर पर कोई बड़ा फर्क नहीं है? हार्डवेयर में बहुत मामूली सा फर्क है। महिलाओं के दिमाग में भाषा को प्रोसेस करने वाला हिस्सा लगभग 5% बड़ा होता है। बाकी जो भी अंतर हमें दिखता है वो सोशल कंडीशनिंग का नतीजा है। लेकिन स्रोत में ये भी बताया गया है कि पुरुषों का फोकस मोनोफोकल होता है, जबकि महिलाएं मल्टीटास्किंग में बेहतर होती हैं। इसके पीछे का विज्ञान इवोल्यूशन से जुड़ा है। हजारों साल पहले पुरुष शिकारी होते थे। शिकार करते समय उनका पूरा ध्यान केवल एक ही चीज पर होना जरूरी था। हाँ, नहीं तो वो खुद शिकार बन जाते। बिल्कुल। इसीलिए उनका दिमाग एक समय पर एक ही काम करने के लिए वायर्ड हो गया। जबकि महिलाएं गुफाओं में बच्चों को संभालती थीं, खाना पकाती थीं और खतरों पर भी नजर रखती थीं। इसलिए उनका दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए अनुकूल हो गया। और ये कहानी तब और दिलचस्प हो जाती है जब हम ब्रेकअप के न्यूरोकेमिकल प्रभाव की बात करते हैं। यह आम धारणा है कि रिश्ते टूटने पर महिलाएं तुरंत टूट जाती हैं, जबकि पुरुष बेपरवाह लगते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद वो पूरी तरह से बिखर जाते हैं। हाँ, अगर इसे रसायनों के नजरिए से देखा जाए तो जब कोई महिला पहली बार किसी इंसान से कनेक्शन महसूस करती है तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन भारी मात्रा में रिलीज होने लगता है। शरीर मान लेता है कि ये एक लंबा साथ है। अच्छा। तो जब ब्रेकअप होता है तो वो सारा केमिकल इन्वेस्टमेंट एक झटके में शून्य हो जाता है। ये अचानक हुआ न्यूरोकेमिकल क्रैश उन्हें तुरंत और बहुत गहरा दुख देता है। और दूसरी तरफ पुरुषों का शरीर शुरुआत में अलग तरह से प्रतिक्रिया देता है ना? जी हाँ, इवोल्यूशन के नजरिए से पुरुषों के शरीर में शुरुआत में केवल टेस्टोस्टेरोन का स्तर हाई होता है, ऑक्सीटोसिन तुरंत नहीं बनता। इसलिए जब रिश्ता टूटता है तो उनके शरीर में कोई बड़ा केमिकल लॉस महसूस नहीं होता। मतलब वो उस दुख को एक दीवार के पीछे धकेल देते हैं। बिल्कुल। और काम में या दोस्तों के साथ व्यस्त हो जाते हैं। तो फिर 6 महीने बाद उन्हें वो दुख क्यों घेर लेता है? महीनों बाद जब वो टेस्टोस्टेरोन का पर्दा हटता है और ईगो या फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट हावी होता है, जब उनका अवचेतन दिमाग समझता है कि जो जुड़ाव था वो खत्म हो गया है, तब जाकर उन्हें असल असर हिट करता है। और तब तक महिलाएं उभर चुकी होती हैं। बिल्कुल। रुकिए, मुझे यहाँ पर गहराई से ऐतराज है। ये पूरा विश्लेषण ना बहुत ही रूखा लगता है। क्या सब कुछ सिर्फ विकासवाद और बच्चों की पैदाइश के लिए सबसे अच्छा पार्टनर चुनने के अवचेतन फैसले पर टिका है? मैं समझती हूँ कि ये सुनना अजीब लग सकता है,
मतलब क्या हम सिर्फ चलते फिरते केमिकल कारखाने हैं? क्या मानवीय रिश्तों में, प्यार में कोई असली जादू नहीं है? ये ऐतराज बिल्कुल स्वाभाविक है। इंसान होने के नाते हम ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि हमारी इतनी गहरी भावनाएं सिर्फ रसायनों का खेल है। हम इन पर कविताएं लिखते हैं, लेकिन अगर हम बायोलॉजी के कठोर तथ्यों को देखें तो हमारा दिमाग बिल्कुल यही कर रहा है। तो बायोलॉजी का मूल उद्देश्य सिर्फ ऑफस्प्रिंग पैदा करना है? हाँ, इंसान की बायोलॉजी का मूल उद्देश्य अपने जीन्स को आगे बढ़ाना ही रहा है। प्यार और जुड़ाव प्रकृति के वो मीठे प्रलोभन हैं जो हमें इस लक्ष्य तक ले जाते हैं। कब का दर्द असल में सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है, तो वो खुद को उस दर्द से अलग करके देख सकता है। बिल्कुल। जब ये समझ आ जाता है कि ये दर्द सिर्फ दिमाग का विड्रॉल सिंड्रोम है, तो इंसान उस पर काबू पा सकता है। तो आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? सबसे बड़ी सीख ये है कि सफलता या शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्म से फिक्स होकर आती है। ये सब कुछ न्यूरोप्लास्टिसिटी पर निर्भर है। इंसान का दिमाग प्लास्टिक की तरह ढलने वाला है। मतलब उम्र चाहे 25 हो या 50, हम बदल सकते हैं। हाँ, अगर कोई इंसान आज से ध्यान लगाना शुरू करता है, अपने रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदलता है, तो वो अपने दिमाग की पुरानी वायरिंग को नष्ट करके नए रास्ते बना सकता है। कोई भी अपने दिमाग को फिर से रिवायर कर सकता है। ये सच में एक बहुत शक्तिशाली विचार है। हमने इस चर्चा की शुरुआत उस एक्सरे मशीन वाले उदाहरण से की थी ना? हाँ, हम अपनी समस्याओं को साफ देखना चाहते हैं। और हमने यह पाया कि वो साफ तस्वीर किसी किस्मत की किताब में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के स्कैन में, हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की मजबूती में दिखाई देती है। एकदम सही कहा आपने। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं सुनने वालों के लिए गहरा विचार छोड़ना चाहता हूं। अगर हमारा गुस्सा केवल 13 सेकंड का एक अमिगडाला हाईजैक है, अगर हमारा दर्द केवल रसायनों का खेल है, और अगर हमारी सफलता केवल हमारे सुबह के रूटीन पर टिकी है, तो किस्मत जैसी कोई चीज आसमान में नहीं लिखी है। बिल्कुल। क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं है कि किस्मत या डेस्टिनी हमारे माथे के ठीक पीछे मौजूद उस 40% हिस्से में लिखी है? जरा सोचिए, अगर कल से ये दुनिया किस्मत को एक रहस्यमयी शक्ति के बजाय जिम में ट्रेन की जाने वाली एक मांसपेशी की तरह देखने लगे, तो समाज का हर इंसान अपनी जिंदगी को किस मुकाम तक ले जा सकता है? ये एक ऐसा नजरिया है जो वाकई पूरी सोच बदल सकता है। इसी सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के इन धागों को सुलझाते रहिए और अपने दिमाग को ट्रेन करते रहिए।